मैं आपको एक ऐसी शानदार फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी किसी प्रेरणादायक किताब से कम नहीं है। भले ही यह आपको किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला न दिला सके, लेकिन यह जरूर सिखाएगी कि जिंदगी को पूरे जोश और जुनून के साथ कैसे जिया जाता है। कहानी साल 1981 में दक्षिण अमेरिका के देश बोलीविया से शुरू होती है। 27 वर्षीय योसी शहर की भाग दौड़ और शोरगुल भरी जिंदगी से पूरी तरह ऊब चुका था। वह कुछ नया करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसकी आत्मा को सुकून दे सके। इसलिए उसने अचानक सब कुछ छोड़कर यात्रा पर निकलने का फैसला कर लिया। उसकी पहली मंजिल एक छोटा सा बंदरगाह था, जहां से उसे नाव पकड़कर देश के मध्य भाग में स्थित बड़े शहर की ओर जाना था। थोड़ी ही देर में एक छोटी नाव वहां पहुंची और उत्साह से भरा योसी उसमें बैठ गया। उसे लग रहा था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अनुभव साबित होगी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह धीरे धीरे एक ऐसे अंधेरे सफर में कदम रख रहा है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। लंबे और थका देने वाले सफर के बाद वह आखिरकार लापाज पहुंचा, जो अपनी संस्कृति और मानवीय रंगों के लिए प्रसिद्ध था। अपनी मिलनसार और आकर्षक प्रकृति की वजह से उसने जल्द ही दो नए दोस्तों से दोस्ती कर ली। पहला था स्वीडन का एक शिक्षक मार्कस, जो चश्मा पहनता था और बेहद शांत स्वभाव का था। दूसरा था केविन, एक साहसी फोटोग्राफर जिसे नई नई जगहों की खोज करने का शौक था। तीनों की सोच एक जैसी थी और कुछ ही दिनों में वे गहरे दोस्त बन गए। दिन में वे लापाज की गलियों और बाजारों में घूमते, नई चीजें देखते और रात को शहर की रंगीन नाइट लाइफ का आनंद लेते। लेकिन कुछ ही दिनों बाद योसी को यह सब साधारण लगने लगा। उसके मन में सवाल उठने लगा कि आखिर इस यात्रा का असली उद्देश्य क्या है। क्या सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाकर सोना ही यात्रा कहलाता है? उसे लगने लगा कि वह कुछ बड़ा और रोमांचक खोज रहा है। यात्रा समाप्त होने से एक दिन पहले उसकी मुलाकात एक अमेरिकी व्यक्ति से हुई जिसका नाम कार्ल था। कार्ल ने खुद को दक्षिण अमेरिका के जंगलों में वर्षों से घूमने वाला एक अनुभवी गाइड बताया। उसने कहा कि उसके पास एक खास यात्रा मार्ग है जो आम पर्यटकों को कभी देखने को नहीं मिलता। वह मार्ग सीधे रहस्यमयी अमेजन वर्षावन के भीतर जाता था। कार्ल ने उन्हें बताया कि वहां ऐसे आदिवासी कबीले रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से लगभग कोई संपर्क नहीं है, और वहां ऐसे अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे जिन्हें जीवन में दोबारा कभी नहीं देखा जा सकता। केवल $50 की गाइड फीस देकर वे इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बन सकते थे। कार्ल ने जब आदिवासी कबीले की कुछ तस्वीरें दिखाई तो योसी के भीतर का रोमांच फिर से जाग उठा। वह तुरंत अपने दोस्तों के पास लौटा और उन्हें भी साथ चलने के लिए मनाने लगा। हालांकि केविन को यह सब किसी धोखे जैसा लगा। उसका मानना था कि अमेजन का जंगल बेहद खतरनाक है और कोई भी समझदार व्यक्ति वहां यूं ही नहीं जाता। लेकिन अगले दिन कार्ल ने अपनी बातों से सभी को प्रभावित कर लिया। उसने मार्कस की आदिवासी संस्कृति के प्रति जिज्ञासा को और बढ़ाया, केविन को दुर्लभ प्राकृतिक दृश्यों का लालच दिया और योसी को रहस्य और रोमांच की कहानियों से पूरी तरह मोहित कर लिया। कुछ दिनों बाद चारों लोग पैदल अमेजन के घने जंगल में प्रवेश कर गए। सभी बेहद उत्साहित थे। कार्ल ने कहा कि यह धरती का आखिरी असली सीमांत क्षेत्र है जहां प्रकृति अब भी अपनी जंगली अवस्था में मौजूद है। उसके अनुसार इंसान ही इस ग्रह के लिए सबसे बड़ा रोग है, जबकि जंगल असली जीवन का प्रतीक है। जंगल में उनकी पहली रात रोमांचक और डरावनी दोनों साबित हुई। मार्कस पर किसी जीव ने हमला कर दिया। पहले उसे लगा कि शायद कोई चमगादड़ है, लेकिन बाद में पता चला कि वह एक खतरनाक शिकारी कीड़ा था। अगले दिन यात्रा जारी रही। तीनों दोस्त अभी भी रोमांच से भरे हुए थे और आने वाले रहस्यों के बारे में सोचकर उत्साहित थे। आसमान साफ था, लेकिन कार्ल ने भविष्यवाणी की कि जल्द ही बारिश होगी। कुछ ही समय बाद बारिश शुरू हो गई। कार्ल ने कहा कि यह तो जंगल की सामान्य और हल्की बारिश है। सभी ने अपने भीगे कपड़े सुखाने की कोशिश की। उनके पास बचा हुआ खाना भी कम होता जा रहा था, लेकिन कार्ल ने भरोसा दिलाया कि अगले दिन उन्हें असली भोजन मिलेगा। जंगल में चलते हुए तीनों को महसूस हुआ कि वे कार्ल की गति का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। खासकर मार्कस की वजह से पूरा समूह धीमा हो जाता था। धीरे धीरे वे कार्ल से पीछे रह गए और रास्ता भी खो बैठे। आगे कोई स्पष्ट रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मार्कस सबसे पहले घबराया। केविन ने सुझाव दिया कि नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मार्कस का मानना था कि यहीं रुककर कार्ल का इंतजार करना ज्यादा सुरक्षित होगा। पहली बार उनके बीच गंभीर बहस हुई। इसी दौरान जंगल में कुछ हलचल हुई और वे एक आदिवासी समुदाय से टकरा गए। यह वही कोलोराडो चिको जनजाति थी जिसका जिक्र कार्ल ने किया था। थोड़ी देर बाद उन्हें कार्ल भी मिल गया। उन्होंने उससे शिकायत की कि वह बिना बताए आगे निकल जाता है और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। वे लोग आखिरकार असालिमास नामक एक आदिवासी गांव पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें एहसास हुआ कि कार्ल झूठ नहीं बोल रहा था। गांव जीवन से भरपूर था। बच्चे हंसते खेलते घूम रहे थे। खाने की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी और रात होते ही पूरा गांव जीवंत हो उठता था। उन्होंने स्थानीय भोजन चखा, लोगों के साथ समय बिताया
और एक दिन आराम करने के बाद फिर से यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में एक नदी के किनारे योसी को सोने का एक छोटा सा कण मिला। वह केवल चावल के दाने जितना था, लेकिन उसे देखकर सभी उत्साहित हो गए। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। हजारों रंग बिरंगी तितलियां हवा में उड़ रही थीं। केविन ने तुरंत अपना कैमरा निकाल लिया। योसी तितलियों के बीच खड़ा होकर अपनी बाहें फैलाकर उस जादुई पल को महसूस करने लगा। भोजन का समय होने पर कार्ल ने एक बंदर देखा और अपनी बंदूक से उसे मार गिराया। उसने कहा कि यही जंगल का असली भोजन है। योसी और केविन ने बिना हिचकिचाहट उसे खा लिया, लेकिन मार्कस के लिए यह स्वीकार करना बेहद कठिन था। रात होने पर कार्ल ने सभी को चेतावनी दी कि आग हर हाल में जलती रहनी चाहिए, क्योंकि जहां बंदर होते हैं वहां जगुआर भी होते हैं। उसने मजाक में कहा कि जगुआर की नजर में इंसान सिर्फ थोड़ा बड़ा और बेवकूफ बंदर है। दूसरी तरफ मार्कस के पैरों की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। लंबे सफर और नमी की वजह से उसके पैरों में गंभीर घाव हो गए थे। वह पूरे समूह की गति को धीमा कर रहा था। कार्ल ने उसके पैरों पर पट्टी बांधी और बाकी दोस्तों ने भी उसकी मदद की। उन्होंने तय किया कि अगले दिन उसका सामान बांटकर चलेंगे ताकि उसे कम परेशानी हो, लेकिन इसके बावजूद उसकी हालत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। कार्ल ने सबको याद दिलाया कि बारिश का मौसम आने से पहले उन्हें जंगल से बाहर निकलना होगा, वरना वे हमेशा के लिए यहीं फंस सकते हैं। जैसे जैसे मार्कस की चोट बढ़ती गई, वह पूरे समूह के लिए बोझ बनता गया। एक रात उसने उदास होकर योसी से कहा कि अब उसे बारिश से भी डर नहीं लगता, क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदल रहा। योसी ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन मार्कस जानता था कि उसकी वजह से बाकी लोग भी मुश्किल में पड़ रहे हैं। कार्ल ने दो विकल्प रखे। पहला, वे यहीं रुक जाएं और मार्कस के ठीक होने का इंतजार करें। दूसरा, वापस असालिमास गांव लौट जाएं। लेकिन वह गांव अब 3-4 दिन पीछे छूट चुका था और वहां लौटना आसान नहीं था। दूसरी ओर केविन और योसी अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनके लिए असली रोमांच तो अब शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे मार्कस को पीठ पर उठाकर भी आगे ले जाएंगे, लेकिन यह व्यावहारिक नहीं था। तभी केविन के दिमाग में एक नया विचार आया। चूंकि उनका रास्ता नदी के साथ साथ आगे बढ़ रहा था, इसलिए क्यों न एक मजबूत लकड़ी का बेड़ा बनाकर नदी के रास्ते आगे बढ़ा जाए। नदी के रास्ते नीचे की ओर बढ़ने का विचार सबको अच्छा लगा। हालांकि कार्ल इस योजना के खिलाफ था, लेकिन बाकी तीनों को लगा कि यही सबसे बेहतर तरीका है। मतदान हुआ और 3 लोगों ने बेड़ा बनाकर नदी के रास्ते जाने के पक्ष में वोट दिया। कार्ल अकेला पड़ गया और ज्यादा बहस नहीं कर सका। इसके बाद उन्होंने पेड़ काटकर बेड़ा बनाना शुरू किया। पेड़ों की छालों को मोड़कर रस्सियां बनाई गईं। काम के दौरान योसी को एक चींटी ने काट लिया। दर्द से वह चीख उठा तो कार्ल ने बताया कि यह फायर एंट यानी आग जैसी जलन देने वाली चींटी है। उसने मजाकिया अंदाज में कहा कि पुराने समय में मिशनरी लोग गैर ईसाई आदिवासियों को पेड़ से बांधकर उन पर ऐसी चींटियां छोड़ देते थे और दर्द से तड़पने के बाद वे लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते थे। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद कार्ल के निर्देश पर बेड़े को अमेजन नदी में उतार दिया गया। दोनों किनारों पर फैली अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता को देखकर सभी बेहद उत्साहित थे। उन्हें लग रहा था कि अब असली रोमांच शुरू हुआ है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कुछ ही समय बाद वे एक तेज बहाव वाले हिस्से में पहुंच गए। अचानक हालात बिगड़ने लगे। कार्ल लगातार निर्देश दे रहा था, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि उसके आदेशों का पालन करना मुश्किल हो रहा था। केविन और कार्ल के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों लगभग लड़ने पर उतर आए। मार्कस ने कार्ल का पक्ष लेने की कोशिश की, लेकिन केविन ने उसे भी डांट दिया। माहौल इतना खराब हो गया कि आगे बढ़ना संभव नहीं रहा। आखिरकार उन्हें किनारे लगकर आराम करना पड़ा। केविन अब खुलकर कार्ल की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा रहा था। गुस्से में कार्ल जंगल के भीतर भोजन ढूंढने चला गया। उसके जाने के बाद केविन ने योसी से एक महत्वपूर्ण बात कही। उसने बताया कि भले ही कार्ल को जंगल की जबरदस्त जानकारी हो, लेकिन वह पानी से डरता है और नदी में यात्रा करने से बचना चाहता है। अगले दिन कार्ल ने साफ कह दिया कि वह अब बेड़े पर नहीं बैठेगा। वह पैदल चलकर इटुरामा जाने वाला था। मार्कस के घायल पैरों की वजह से उसके लिए भी यही रास्ता चुना गया। यहीं से इंसानी स्वभाव का कड़वा रूप सामने आने लगा। केविन को लगने लगा था कि मार्कस पूरे समूह को पीछे खींच रहा है। वह उसके कारण परेशान हो चुका था। दूसरी ओर योसी के मन में भी बाहर निकलने की जल्दी थी। उसने बड़ी चालाकी से मार्कस को समझाना शुरू किया। उसने कहा कि शायद कार्ल के साथ जाना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। 3 दिन के भीतर वे जंगल से बाहर निकल सकते हैं और यह मुश्किल सफर खत्म हो जाएगा। मार्कस खुद भी समझ रहा था कि उसकी वजह से बाकी लोग परेशान हैं। केविन ने साफ कह दिया कि वह अकेले मार्कस के साथ नहीं रह सकता। आखिरकार योसी की बातों का असर हुआ और मार्कस ने कार्ल के साथ जाने का फैसला कर लिया। इतना ही नहीं, उसे यह भी महसूस हुआ कि योसी उसकी भलाई के बारे में सोच रहा है। इस तरह चारों लोग 2 समूहों में बंट गए। कार्ल और मार्कस पैदल यात्रा पर निकल पड़े, जबकि केविन और योसी बेड़े के सहारे नदी में आगे बढ़ते रहे। विदा होने से पहले कार्ल ने नदी के खतरनाक हिस्सों
की ओर इशारा करते हुए सावधान रहने को कहा। उसने कुछ सामान भी बांट दिया। बड़ी छुरी यानी माछेटे केविन को दी गई, जबकि कार्ल अपने साथ बंदूक ले गया। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। मार्कस के जाने के बाद केविन और योसी खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे थे। अब वे तेजी से आगे बढ़ सकते थे। केविन को पानी में यात्रा करने का अच्छा अनुभव था। वह एक के बाद एक तेज बहाव वाले हिस्सों को पार करता जा रहा था। दोनों दोस्त आने वाले क्रिसमस के बारे में बातें कर रहे थे और कल्पना कर रहे थे कि जंगल से बाहर निकलने के बाद कितना मजा आएगा। जब नदी शांत होती तो वे बेड़े पर लेटकर आराम भी कर लेते। उन्होंने सोचा कि शाम को मछली पकड़कर खाना बना लेंगे, लेकिन प्रकृति के अपने इरादे थे। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा वे उस घाटी के करीब पहुंच गए जिसके बारे में कार्ल ने चेतावनी दी थी। अचानक नदी का बहाव बेहद खतरनाक हो गया। आगे बड़े बड़े पत्थर दिखाई देने लगे। दोनों पूरी ताकत से बेड़े को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रकृति के सामने उनकी कोई नहीं चली। बेड़ा एक विशाल चट्टान से टकरा गया और बुरी तरह फंस गया। स्थिति बेहद गंभीर थी। केविन ने फैसला किया कि वह तैरकर किनारे जाएगा। यह सुनकर योसी घबरा गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे डर था कि कहीं केविन भी उसे छोड़कर न चला जाए। अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने खुद मार्कस को पीछे छोड़ा था और अब वही डर उसके सामने खड़ा था। केविन ने भरोसा दिलाया कि वह दूसरी तरफ जाकर बेलों की मदद से उसे बचाएगा। वह उफनती लहरों से जूझते हुए किनारे की ओर बढ़ने लगा। इसी बीच योसी बेड़े पर रखी बड़ी छुरी उठाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नदी में गिर पड़ा। अगले ही पल तेज बहाव उसे अपने साथ बहाकर ले गया। वह पानी के नीचे सांस रोककर खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। कई खतरनाक रैपिड्स पार करते हुए वह न जाने कितनी दूर बह गया। आखिरकार जब नदी का बहाव कुछ शांत हुआ तो वह किसी तरह किनारे तक पहुंचने में सफल रहा। जमीन पर लेटकर उसने आसमान की ओर देखा। अब वह केविन से बहुत दूर निकल चुका था। उसके आसपास सिर्फ जंगल था और कहीं कोई इंसान नहीं। किसी तरह खड़ी चट्टानों पर चढ़ते हुए वह ऊपर पहुंचा और पूरी ताकत से केविन को पुकारने लगा। नदी के किनारे किनारे चलते हुए अचानक उसकी नजर अपने पीले रंग के बैग पर पड़ी। वह खुशी से पागल हो गया। बिना देर किए नदी में कूद पड़ा और बैग निकालकर वापस किनारे आ गया। बैग खोलकर उसने सामान की जांच की। उसका ताबीज अब भी सुरक्षित था। साथ ही कार्ल द्वारा खरीदी गई तथाकथित सुपरमैन गोलियां भी मौजूद थीं। उसने एक गोली खा ली। शायद वह सिर्फ विटामिन थी, लेकिन उस समय उसके मनोबल को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसे लगा जैसे उसमें नई ताकत आ गई हो। वह फिर से ऊर्जा से भरकर दौड़ने लगा और लगातार केविन का नाम पुकारता रहा। घंटों गुजर गए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब उसे यकीन हो चुका था कि वह पूरी तरह अकेला पड़ चुका है। जो सफर 4 दोस्तों के साथ शुरू हुआ था अब वह सिर्फ उसकी जिंदगी और मौत की लड़ाई बन चुका था। उसने समझ लिया कि अब न केविन उसकी मदद कर सकता है और न ही कार्ल। उसे खुद ही बचना होगा। सबसे पहले भोजन का इंतजाम जरूरी था। उसे एक पेड़ पर कुछ फल दिखाई दिए। वह चढ़ने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर एक सांप पर पड़ी। डर के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। दोबारा ऊपर चढ़ा, सांप को उसके बिल से खींचकर नीचे फेंक दिया और पत्थरों से मार डाला। जंगल के छोटे बड़े जानवरों के लिए यह संकेत था कि यह आदमी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उसके पास नक्शा था और थोड़ा बहुत सामान भी। वह खुद को समझाता रहा कि अगर चलता रहा तो किसी न किसी दिन बाहर निकल जाएगा। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। उसके माथे पर एक बड़ा सा उभरा हुआ फोड़ा बन गया था जो अजीब तरह से हिलता हुआ महसूस होता था। 4 लोगों के साथ रहते हुए उसे कभी जगुआर नहीं दिखा था, लेकिन अब अकेले उसे एक खूंखार जगुआर का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से उसके पास आग जलाने का साधन था। उसने मशाल की लौ दिखाकर जानवर को भगा दिया। जगुआर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया, लेकिन माथे का दर्द असहनीय हो चुका था। आखिर उसने चिमटी निकाली और फोड़े को काट दिया। अगले ही पल उसके भीतर से एक जिंदा कीड़ा बाहर निकल आया जो अब तक उसके सिर के अंदर पल रहा था। यह देखकर वह सन्न रह गया। लेकिन यह तो उसकी परेशानियों की सिर्फ शुरुआत थी। जंगल का हर कदम मौत से भरा था। भूख लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसे 2 अजीब से पक्षियों के अंडे मिले जिनसे जल्द ही बच्चे निकलने वाले थे। भूख इतनी ज्यादा थी कि उसने उन्हें कच्चा ही निगल लिया। कई दिनों तक भटकने के बाद उसे इंसानों के रहने के कुछ निशान मिले, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसकी मंजिल अभी बहुत दूर है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद वह किसी दिन बाहर निकल पाएगा। लगातार भीगने और चलने की वजह से उसके पैरों की हालत भी मार्कस जैसी होने लगी। चमड़ी गलने लगी और घाव बढ़ते गए। वह बैठकर रोने लगा। उसे याद आया कि जब मार्कस इसी दर्द से गुजर रहा था तब वे लोग उसे बोझ समझने लगे थे। अब उसे महसूस हुआ कि असल में सबसे कमजोर सदस्य तो वह खुद था। अगली सुबह वह फिर चल पड़ा। अचानक उसे जमीन पर इंसानी पैरों के निशान दिखाई दिए। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसे लगा कि केविन जरूर आसपास होगा, लेकिन जब उसने पास पड़े उन्हीं अंडों के टूटे हुए छिलके देखे तो उसका दिल बैठ गया। उसे समझ में आ गया कि वह गोल गोल घूमकर फिर उसी जगह वापस आ गया है। उसने पैरों के निशानों की तुलना की और महसूस किया कि वे उसके अपने ही निशान थे। यह
एहसास होते ही वह मानसिक रूप से टूटने लगा। उसे अपने पिता की याद आई जो चाहते थे कि वह कानून की पढ़ाई करे, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी थी और अकेले दुनिया घूमने निकल पड़ा था। पिता उससे नाराज हो गए थे। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि सिर्फ 1 साल बाद वापस लौट आएगा, लेकिन अब वह अमेज़न के बीचों बीच खो चुका था। उसके भीतर का सारा उत्साह और रोमांच खत्म हो चुका था। तभी जंगल में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कार्ल ने कभी कहा था कि बड़ी नदी जंगल में इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है, इसलिए उसने फैसला किया कि उसे फिर से नदी ढूंढनी होगी और उसके किनारे किनारे आगे बढ़ना होगा। बारिश से बचने के लिए उसने एक पहाड़ी के नीचे शरण ली। थकान इतनी ज्यादा थी कि वह वहीं बेहोशी जैसी नींद में डूब गया। सपने में वह वापस लास वेगास पहुंच गया था, जहां उसके सपने में एक बड़ी मेज स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी हुई थी। आसपास खूबसूरत महिलाएं थीं और सब कुछ किसी स्वर्ग जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही सपना सुखद मोड़ लेने वाला था, अचानक मूसलाधार बारिश ने उसे जगा दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वह लगभग उसमें बह ही गया। किसी तरह उसने खुद को संभाला। बारिश रुकने के बाद मौसम साफ हो गया। दूसरी ओर एक पिता और उसका बेटा नदी किनारे चल रहे थे। इस बीच केविन स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचा और अधिकारियों से मदद की गुहार लगाने लगा। वह चाहता था कि वे जंगल में खोए हुए योसी को ढूंढने के लिए खोज अभियान चलाएं। एक दिन बाद जंगल में भटक रहे योसी के हाथ एक बोतल पानी लगी। वह उसे पी ही रहा था कि अचानक आसमान में एक विमान दिखाई दिया। उसे देखकर उसके भीतर उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। वह तेजी से खड़ा हुआ और अपनी लाल रेनकोट को हवा में लहराने लगा ताकि पायलट उसे देख सके। लेकिन अमेज़न का घना जंगल इतना विशाल और पेड़ों से भरा हुआ था कि ऊपर से किसी इंसान को देख पाना लगभग असंभव था। विमान दूर से गुजरा और फिर नजरों से ओझल हो गया। इस इलाके में नीचे उड़ना भी संभव नहीं था। इस तरह किसी को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। विमान के गायब होते ही योसी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसे पता था कि शायद यह विमान दोबारा कभी इस इलाके में नहीं आएगा। दूसरी तरफ केविन हार मानने वालों में से नहीं था। वह वापस कस्बे में पहुंच चुका था और लगातार मदद मांग रहा था। लेकिन स्थानीय पुलिस प्रमुख ने उसे समझाया कि योसी को गायब हुए लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं। इतनी लंबी अवधि तक किसी इंसान का उस जंगल में जिंदा रहना लगभग असंभव है। उसने यहाँ तक कहा कि केविन का खुद जिंदा बच जाना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन केविन बार बार विनती करता रहा। वह कहता रहा कि अगर थोड़ी सी भी संभावना है तो उन्हें खोज जारी रखनी चाहिए। पुलिस प्रमुख ने दुखी होकर कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर लिया है। अब उनके पास और कोई साधन नहीं बचा। केविन ने पूछा कि क्या वे उसकी मदद नहीं करेंगे। तब प्रमुख ने कहा कि अगर तुम खुद खोजने जाओगे और तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो फिर तुम्हें कौन ढूंढेगा। लेकिन केविन किसी भी कीमत पर अपने दोस्त को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसकी जिद और दोस्ती के प्रति समर्पण देखकर पुलिस प्रमुख ने उसे एक व्यक्ति के बारे में बताया जिसका नाम डिक था। डिक इस नदी और आसपास के इलाके को अपनी हथेली की तरह जानता था। केविन उससे मिला, लेकिन डिक की राय भी वही थी। उसका मानना था कि अमेज़न में कोई व्यक्ति 3 सप्ताह तक अकेला जिंदा नहीं रह सकता। उसने साफ कहा कि योसी अब तक मर चुका होगा। लेकिन केविन लगातार उससे मदद की गुहार लगाता रहा। वह कहता रहा कि चाहे कितनी भी कम उम्मीद क्यों न हो, उसे अपने दोस्त को ढूंढना ही होगा। आखिरकार उसने डिक से एक नाव बेचने की बात कही, क्योंकि वह अकेले ही नदी के ऊपर की ओर जाकर खोज करना चाहता था। केविन की इस अटूट दोस्ती और समर्पण ने डिक का दिल छू लिया। आखिरकार डिक भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया और दोनों नदी के ऊपर की ओर निकल पड़े। उधर योसी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। अकेलेपन और भूख से उसकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित होने लगी थी। एक दिन उसे लगा कि उसके साथ एक आदिवासी महिला चल रही है। वह महिला डरी हुई थी और उतनी ही अकेली भी जितना वह खुद था। रात में योसी उससे बातें करता, उसे दिलासा देता और कहता कि जल्द ही कोई विमान आएगा और वे दोनों इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। दिन में वे साथ साथ चलते। वह महिला हमेशा उसके पीछे पीछे रहती। ऐसा लगता मानो वह भी रास्ता भटक गई हो। रात को ठंड से बचने के लिए दोनों एक दूसरे से सटकर सोते। लेकिन एक सुबह जब योसी की आंख खुली तो वहाँ कोई नहीं था। तब उसे एहसास हुआ कि वह महिला कभी थी ही नहीं। वह केवल उसकी कल्पना थी। भूख, थकान और अकेलेपन ने उसके दिमाग को भ्रमित कर दिया था। अब उसकी मानसिक स्थिति और खराब हो गई। उसे जंगल के सीधे खड़े पेड़ सैनिकों की परेड करते हुए दिखाई देने लगे। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई और कुछ समय के लिए वह भूल गया कि वह मौत के मुंह में फंसा हुआ है। तभी अचानक उसका पैर दलदल में धंस गया। देखते ही देखते उसका आधा शरीर कीचड़ में समा गया। कुछ ही पलों में वह कमर तक धंस चुका था। वह जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही नीचे जाता। सौभाग्य से उसके बैग की पट्टियां कुछ रुकावट पैदा कर रही थीं। आसपास की घास पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे हाथ लगते ही टूट जाती। उसने अपने गले में पड़े ताबीज तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसने हिलना डुलना बंद कर दिया, क्योंकि हर हरकत उसे
उसे और नीचे धंसा रही थी। निराश होकर वह वहीं बेहोशी जैसी हालत में चला गया। कुछ समय बाद उसकी नजर सिर के ऊपर लटकती एक बड़ी पत्ती पर पड़ी। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, फिर पत्ती के सहारे एक टहनी तक पहुंचा। उसने पूरी सावधानी से उस टहनी को पकड़ा और दुआ करने लगा कि वह टूटे नहीं। फिर धीरे धीरे अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बाहर खींचने लगा। आखिरकार वह दलदल से निकलने में सफल हो गया। बाहर निकलने के बाद भी उसकी हालत बेहद खराब थी। उसे डर था कि कहीं वह फिर से भ्रमों में न खो जाए। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर लगी असंख्य फायर एंट्स पर पड़ी। एक समय था जब सिर्फ एक चींटी के काटने से वह दर्द से तड़प उठा था, लेकिन अब उसके लिए दर्द ही जिंदा रहने का तरीका बन गया था। उसने जानबूझकर पेड़ को जोर से हिलाया ताकि सैकड़ों चींटियां उसके शरीर पर गिर जाएं। अगले ही पल उसका पूरा शरीर जलन और दर्द से भर गया, लेकिन इसी दर्द ने उसे फिर से होश में ला दिया। ऐसा लगा जैसे उसके भीतर अचानक ऊर्जा भर गई हो और वह दोबारा वास्तविक दुनिया में लौट आया हो। किसी तरह वह आखिरकार अमेजन नदी के किनारे पहुंच गया। वहां उसे एक खुला स्थान मिला। उसने बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों को जमीन पर रखकर एक विशाल SOS जैसा संकेत बनाया ताकि यदि कोई विमान ऊपर से गुजरे तो उसे देख सके। हालांकि उसे खुद भी पता था कि इसकी संभावना बहुत कम है। कुछ समय बाद उसे एक कछुआ दिखाई दिया। वह कई दिनों से भूखा था और उसके पास भोजन ढूंढने की ताकत भी नहीं बची थी। ये कछुआ आसानी से उसका भोजन बन सकता था, लेकिन इस बार उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वह धीरे धीरे कछुए के पास गया और बेहद कमजोर आवाज में उससे बोला कि तुम जिंदा रहोगे, मैं शायद कुछ ही दिनों में इस दुनिया से चला जाऊंगा। इसके बाद उसने कछुए को जाने दिया। रात को वह तारों से भरे आकाश के नीचे लेटा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी बाहें फैला दी और आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि शायद यहीं मर जाना भी बुरा नहीं होगा। यह उसके लापता होने का 19वां दिन था। दूसरी ओर केविन और डिक कई दिनों से खोज अभियान चला रहे थे। संयोग से वे उसी इलाके तक पहुंच गए जहां योसी मौजूद था, लेकिन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा था और वहां रुकना बेहद खतरनाक था। डिक ने कहा कि उन्हें तुरंत वापस लौटना होगा। एक दोस्त के तौर पर केविन अपनी पूरी कोशिश कर चुका था। अब उसे भी लगने लगा था कि शायद योसी अब इस दुनिया में नहीं है। दुर्भाग्य से उन्होंने जमीन पर बने उस मदद के संकेत को नहीं देखा और नाव मोड़कर वापस लौटने लगे। तभी पास की चट्टानों के नीचे पड़ा योसी जाग गया। उसने दूर जाती नाव में केविन को देखा। इस बार यह कोई भ्रम नहीं था, वह सचमुच वहां था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वह पूरी ताकत लगाकर खड़ा हुआ। यह उसकी जिंदगी का आखिरी मौका था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और हाथ हिलाने लगा। आखिरकार केविन की नजर उस पर पड़ गई। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। योसी बच चुका था। डिक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई विदेशी व्यक्ति अमेजन के जंगल में 3 हफ्तों से ज्यादा समय तक अकेला जिंदा रह सकता है। नाव पर लेटे हुए योसी के चेहरे पर आखिरकार मुस्कान लौट आई। सुंदर अमेजन नदी के बीच से गुजरती नाव तेजी से कस्बे की ओर लौट रही थी ताकि बाढ़ आने से पहले सुरक्षित पहुंचा जा सके। जब वे वापस डिक के कस्बे पहुंचे तो वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह आदमी अब भी जिंदा है। यूसी ने लंबे समय बाद भरपेट पानी पिया। आसपास खड़े लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। वह बार बार कह रहा था, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। यह कहानी पूरी तरह सच्ची घटना पर आधारित है। बचाव के बाद योसी और केविन वापस लापाज लौट आए, लेकिन कार्ल और मार्कस का कोई पता नहीं चला। केविन ने कई हफ्तों तक उनकी खोज की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। दोनों फिर कभी दिखाई नहीं दी। बाद में पता चला कि कार्ल सरकार द्वारा वांछित व्यक्ति था। उसने पहले भी कई पर्यटकों को जंगल में घुमाया था और उसकी बताई हुई कई कहानियां झूठी थीं। आज तक कोई नहीं जानता कि उसने योसी और उसके दोस्तों को क्यों चुना था या उन्हें अमेजन के उस खतरनाक इलाके में क्यों ले गया था। बचाव के बाद ली गई तस्वीरों में बाईं ओर केविन, बीच में डिक और दाईं ओर बचाए जाने के 2 दिन बाद का योसी दिखाई देता है। एक अन्य तस्वीर में केविन और मार्कस हैं, जो पहले एंडीज पर्वतों में साथ यात्रा कर चुके थे। एक तस्वीर में केविन अकेला दिखाई देता है, जबकि दूसरी में केविन और योसी साथ खड़े हैं। कार्ल की एक पुरानी श्वेत श्याम तस्वीर भी